हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट साइंस। ठीक है, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि मैं आप सभी को बता दूँ, आप सभी को शो भी हो रहा है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा परागण। परागण किसे कहते हैं, परागण कितने प्रकार के होते हैं, स्वपरागण क्या होता है, पर परागण क्या होता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्र को शेयर कर दीजिए। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप सभी को लिंक प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो शिक्षक छात्रों को बताए कि जब पुष्पों में नर जनन अंग परागकण यानी नर युग्मक बन जाते हैं तो उन्हें स्त्री केसर की वर्तिकाग्र तक पहुंचना होता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि कल हमने डिस्कस किया था कि पुंकेसर क्या होता है, स्त्री केसर क्या होता है। ये जो आपका होता है ये स्त्री केसर होता है। ठीक है, ये वाला भाग इसको हम अंडाशय किसे कहते हैं, इसको वर्तिका कहते हैं, इसको वर्तिकाग्र कहते हैं। ठीक है, जो वर्तिकाग्र होता है वो चिपचिपा होता है और ये आपका जो होता है ये तंतु होता है। जो पराग पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, तंतु होता है, ठीक है, परागकोश होता है, परागकण होता है, योजी होता है। परागकोश में ही परागकण होता है, ये आपका हो जाता है। ठीक है, और बीच वाला जो होता है योजी होता है और जो छोटे छोटे कण होते हैं उसको हम परागकोश कहते हैं। ठीक, तो जो परागकोश होता है ये इसमें आ जाता है। ठीक है, वर्तिकाग्र में। तो इस तरीके से जो नर युग्मक बन जाते हैं और उन्हें स्त्री केसर, तो ये आपका क्या है, ये पुंकेसर है और ये स्त्री केसर है, यानी ये पुमंग है और ये जायंग है, यानी नर और मादा। ठीक, तो यही कह रहा है कि उन्हें स्त्री केसर की वर्तिकाग्र तक पहुंचना होता है। अतः अगर परागकणों का परागकोश को स्त्री केसर की वर्तिकाग्र तथा पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं या पोलिनेशन भी कहते हैं। दैट्स क्लियर। यानी परागण की परिभाषा क्या हो जाता है, तो परागकोश से, ठीक है, जो परागकण स्त्री केसर की वर्तिकाग्र पर पहुंचती है, तो ये जितना भी प्रक्रिया होता है ये किसका है, तो इसे हम परागण कहते हैं। आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। यानी जो परागकोश की जो परागकोश में परागकण होता है, ठीक है, वो स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। जैसे कि अगर मैं चित्र के थ्रू अभी आप सभी को समझाई थी, ये आपका जो है ये मान लीजिए कि परागकण पुंकेसर है और ये आपका स्त्री केसर है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए वैसे ही बना रही हूँ। तो ये जो इसमें परागकोश जो होते हैं, ये पूरा जो भाग होता है ये परागकोश होता है, इसमें योजी होता है और जो ये छोटे छोटे कण होते हैं इसे हम परागकण कहते हैं। तो जो ये परागकण है ये यहाँ पे आती है, या जो वर्तिकाग्र होता है ये चिपचिपा होता है। ठीक है, और जब इसमें ये आता है, ठीक है, यानी परागकोश से परागकोश जब स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचती है उस प्रक्रिया को हम परागण कहते हैं। आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, जो परागण होता है उसके टाइप्स कितने होते हैं, तो परागण जो होता है वो 2 प्रकार के होता है। कौन कौन सा होता है, एक तो होता है स्वपरागण और दूसरा होता है परपरागण। तो स्वपरागण किसे कहते हैं और परपरागण किसे कहते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, स्वपरागण क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। तो एक बार पढ़ लेते हैं उसके बाद अच्छे से। ठीक, तो जब किसी एक पौधे के एक पुष्प के परागकोश, ठीक है, यानी कोई एक पौधा है, यानी जब किसी एक पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर, तब उसे स्वपरागण या सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका मान लीजिए ये आपका एक एग्जाम्पल के लिए पेड़ हो गया।
ठीक है, ये आपका पेड़ हो गया। जैसे कि अब ये किसी दूसरे पौधे पे नहीं जाता है, ठीक है, ये किसी दूसरे पौधे पे नहीं जाता है, उसी, ठीक है, उसी पुष्प के या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के जो परागकोश से परागकण निकलकर किसी दूसरे वर्तिकाग्र यानी स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, उसे हम स्वपरागण कहते हैं। यानी किसी अन्य पुष्प या अन्य किसी पौधे पर नहीं जाता है, उसी पुष्प या उसी पौधे के किसी अलग पुष्प पे जाता है, तो उसे हम स्वपरागण कहते हैं या सेल्फ पोलिनेशन भी कहते हैं। अर्थात एक ही पौधे के वही पुष्प या उसी पौधे का अन्य पुष्प में ही परागण प्रक्रिया संपन्न होती है। समझ में आ गया होगा। अब देखिए, तो देखिए पर परागण ये क्या होता है, तो बिल्कुल अगर आप स्वपरागण जान जाएंगे तो बहुत ही आसानी के साथ बता सकेंगे कि पर परागण क्या होता है। देखिए फ्रेंड, जो स्वपर परागण होता है उसमें जो परागण की क्रिया होती है वो उसी पुष्प के उसी पौधे के उसी पुष्प में होती है, लेकिन जो आपका पर परागण होता है वो उसकी जो परागकोश होती है वो किसी दूसरे पौधे की पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचती है, तब उसे हम पर परागण कहते हैं। यानी जब किसी एक पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण किसी अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तब उसे पर परागण कहते हैं। क्लियर? तो आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा कि परागण किसे कहते हैं। परागण कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और पर परागण। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, जैसे कि चित्र के माध्यम से आप बहुत ही आसानी के साथ समझ सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका परागण की प्रक्रिया कैसे होता है। अगर मान लीजिए एग्जाम में चित्र पूछे तो आप बहुत ही आसानी के साथ, अगर आप चित्र देखे रहेंगे तो आसानी के साथ बता सकेंगे। तो मान लीजिए ये आपका कोई भी सरसों हो गया, ठीक है। तो देखिए इसमें ये एक पौधा है, ठीक है। ये पूरा क्या है, इधर से अभी हम स्वपरागण डिस्कस कर रहे हैं, बाद में पर परागण। तो देखिए इसी पुष्प, देखिए एक पुष्प है और उसमें से जो निकलते हैं आपके पुंकेसर और स्त्रीकेसर, तो ये जो आपका परागकोश होता है उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, ये आपका क्या है, वर्तिकाग्र है, उसी वर्तिकाग्र के मतलब वर्तिकाग्र पर आके चिपक जाती है, तो वो आपका स्वपरागण होता है। मतलब ऐसी प्रक्रिया जो होती है वो स्वपरागण। लेकिन अब यही बात करें तो जो आपका पर परागण होता है ये अलग पौधा है और ये अलग पौधा है, ठीक है। तो इसका पुष्प जो होता है वो अगर इस पे आएगा तो फिर स्वपरागण हो जाएगा, लेकिन जो ये पुष्प होता है इसकी जो परागकोश होता है वो दूसरे पौधे के, ठीक है, दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचती है, तो उसे हम पर परागण कहते हैं। ठीक, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। ठीक है, तो शिक्षक छात्रों को ये बताए कि परागकोश से परागकणों का स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने में किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता तो होती है, वैसे ही डायरेक्ट तो नहीं जाएगा, है ना। तो इसके जो माध्यम होते हैं वो 4 होते हैं। किस तरीके से जो परागकोश होते हैं, यानी परागकोश से जो परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचती है तो वो किस तरीके से जाती है, इसका कौन सा माध्यम है, ठीक है। तो देखिए इसके मुख्यतः 4 माध्यम होते हैं। एक तो हवा की वजह से जो परागकण होगा वो वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएगा, जल के थ्रू भी वो पहुंच सकता है, कीट भी उसको ले जा सकते हैं और कृत्रिम रूप से मानव के द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो भी परागकोश से परागकण स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसका क्या माध्यम होता है, वो किस तरीके से वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। तो देखिए आप लिख सकते हो कि जो इसका माध्यम है मुख्यतः 4 होता है, वायु, जल, कीट और कृत्रिम रूप से यह मानव द्वारा होता है। ठीक है, अब देखिए वायु द्वारा कैसे होता है। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण बातें एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए एक पत्री बीजी पौधों में अधिकांशतः परागण वायु द्वारा ही होता है। यानी जो एक पत्री बीज होता है
ठीक है, उसका जो परागण होता है वो हमेशा वायु द्वारा संपन्न होता है। ठीक है, अब देखिए वायु द्वारा किस तरीके से होता है इस पे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जिन पौधे के फूल अधिक आकर्षक नहीं होते हैं, ठीक है, वह संख्या में ज्यादा होते हैं, उनमें वायु द्वारा परागण की प्रक्रिया होती है एवं मकरंद भी नहीं पाया जाता है, और गंधहीन मतलब कि देखने में वो अच्छा ही नहीं लगते हैं, उसमें वायु द्वारा, जो आपने देखा भी होगा बहुत सारे ऐसे घाट या कुछ भी होता है वो अपने आप मतलब हवा द्वारा उनका परागण हो जाता है। तो ये क्या होता है कि अगर पूछा जाए एग्जाम में कि वायु द्वारा किस तरीके से होता है, तो आप लिख सकते हो कि जिन पौधे के फूल अधिक आकर्षक नहीं होते हैं, वो संख्या में ज्यादा होते हैं, ठीक है, उनमें वायु द्वारा परागण की प्रक्रिया होती है, उनमें मकरंद भी नहीं पाया जाता है, और वो गंधहीन होते हैं, मतलब अच्छा नहीं होता है ना, उनमें चमक नहीं होती है। ये पूरा आपका वायु द्वारा हो जाता है। अब हम जानते हैं जल द्वारा कैसे होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जल में पाए जाने वाले पौधे में अधिकांशतः जल द्वारा ही परागण होता है, जैसे कि आपका कमल हो गया, ठीक है, जो कमल होता है वो जल में ही होता है, नारियल हो गया, वेल्सिनेरिया हो गया। तो जल द्वारा जो परागण होता है वो एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि जल द्वारा जो परागण होता है वो इसके एक दो एग्जाम्पल बताइए। तो आप कमल लिख सकते हैं, नारियल लिख सकते हैं, वेल्सिनेरिया लिख सकते हैं, और भी बहुत ज़्यादा है, तो आपको बस दो से 3 पॉइंट्स याद करना है। अब देखिए कीटों द्वारा परागण कैसे होता है। तो जिन पुष्पों का रंग आकर्षक होता है, आकार में बड़ा होता है तथा गुच्छे में होते हैं, ठीक है, यानी जिन पुष्पों का बहुत ही रंग अच्छा लगता है, आपने देखा भी होगा, ठीक है, मतलब सुंदर लगता हो, आकार में बड़ा हो तथा गुच्छे में होते हैं, वे अपने अंदर एक मीठा पदार्थ यानी मकरंद, ठीक है, मकरंद बनाते हैं जिन्हें कीट पसंद करते हैं। उनमें कीटों द्वारा परागण, जैसे कि फ्रेंड्स आपने देखा भी होगा बहुत सारे ऐसे फूल होता है जिसमें कीट लग जाते हैं, जैसे कि आपका अगर कनेर का बोले तो कनेर जो होता है वो आकर्षक होता है, अगर आप उसमें बीज में अगर आप इस तरीके से होता है तो आपने देखा होगा कि उसमें चींटी या कुछ भी कीट उसमें चले जाते हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे फूल हैं। तो इस तरीके से उनमें मकरंद, जैसे कि देख सकते हो बेल, गुलाब, जूही, चमेली, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिसको आप बता सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कीटों द्वारा होता है। अब देखिए कृत्रिम परागण क्या होता है, ये बार बार ऐसा पूछता है, कृत्रिम परागण क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब किसानों को या वैज्ञानिकों को नई किस्म की फसलें जिसमें बीज अच्छी किस्म के हो या कोई वांछित गुण चाहिए हो तो कृत्रिम परागण द्वारा यह क्रिया अपनाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, यदि किसी फल में बीज अधिक होते हैं, ठीक है, कोई फसल है उसमें बीज अधिक होते हैं तो कीड़े लग जाते हैं, तो अधिक बीज वाला गुड़ व किसी फसल में बीज कम। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो जो कृत्रिम परागण होता है वो एक नई किस्म की फसल के लिए कृत्रिम यानी अच्छे गुड़ के लिए, वांछित गुणों के लिए इसका मतलब कृत्रिम परागण किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर कोई फसल है और उसकी जो फसल की बीज है बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें क्या होता है ना, कीड़े लग जाते हैं, तो उसका जो गुण है कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन कमी ये भी है कि उसमें कीड़े लग जाते हैं। लेकिन अगर किसी फसल का बीज कम होता है तो उसमें कीड़े नहीं लगते हैं, तो इसमें क्या गुण है, इसमें फसल कम तो होते हैं लेकिन कीड़े नहीं लगते हैं, ठीक है। ऐसे गुणों को कृत्रिम परागण द्वारा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार जनक पौधों के बीज अधिक और कीड़े नहीं हो, नई किस्म की फसल प्राप्त हो तो उसे संकर बीज कहते हैं। यानी मतलब कोई जनक पौधा कृत्रिम द्वारा कि उसका बीज भी ज्यादा हो, तब जब बीज ज्यादा रहेगा तो उसको एक किसान पहले ही उसको जो समस्या आने वाला उसको सॉल्व कर लेगा। तो ये सोचते हैं कि इस प्रकार जनक पौधे के बीज अधिक भी हो और कीड़े ना लगे और नई किस्म की फसल प्राप्त हो, तो उसे हम संकर बीज कहते हैं। इस प्रक्रिया को संकरण या हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा हो जाता है। अब देखिए कृत्रिम परागण की प्रक्रिया किस तरीके से होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ दिया गया है कि संकरण के समय एक
द्विलिंगी पुष्प के पुंकेसर को हटा देते हैं। हमने डिस्कस भी किया था एक लिंगी क्या होता है, द्विलिंगी क्या होता है। एक लिंगी जिसमें नर या मादा कोई एक ही रहता है और जो द्विलिंगी होता है उसमें दोनों ही रहते हैं। ठीक है, तो एक द्विलिंगी पुष्प के पुंकेसर को हटा देते हैं और उसके परागकोश के परिपक्व होने से पूर्व, यानी जो परागकोश यानी जो भी द्विलिंगी पुष्प होता है अभी उसका परागकोश जो होता है अभी पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होता है, उसके पहले ही बिना पुंकेसर वाले, ठीक है, मतलब बिना पुंकेसर वाले पुष्प को जिसमें सिर्फ स्त्री केसर हो एक मसलिन पेपर से बांध देते हैं जिससे प्राकृतिक परागण ना हो। क्योंकि इस तरीके से होगा अगर वैसे ही जैसे हमने डिस्कस किया हवा द्वारा वायु द्वारा, तो जो होगा ना कि अगर हम वैसे ही पुंकेसर छोड़ देंगे तो वो पुंकेसर होगा फिर किसी हवा के द्वारा वायु के द्वारा वो स्त्री केसर पे पहुंच जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अभी पुंकेसर का जो परागकोश होता है अभी पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होता है, उसके पहले ही हम पुंकेसर को हटा देते हैं और केवल स्त्री केसर को छोड़ देते हैं और स्त्री केसर को एक मसलिन पेपर से जो होता है वो हम बांध देते हैं। ठीक है, जिससे मतलब कि प्राकृतिक परागण न हो पाए। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जब पुष्प का वर्तिकाग्र परिपक्व हो जाता है, मतलब कि जो स्त्री केसर होता है जब हम उसे पेपर से बांध देते हैं उसके बाद हम कुछ टाइम के बाद उसको खोलते हैं, जब परिपक्व हो जाता है तो उसमें वांछित गुणों वाले पुष्प से परागकण इस पर लाकर एकत्रित कर देते हैं। ठीक है, यानी जब आपका जैसे कि स्त्री केसर का वर्तिकाग्र अच्छे से तैयार हो जाएगा तो हम किसी अन्य बीज का इस पे हम ला कर रख देते हैं। इस प्रकार जो गर्भाधान के उपरांत जो बीज प्राप्त होगा वो एक नए संकरण के मतलब एक नया बीज उसमें उत्पन्न हो जाएगा, नए बीज का निर्माण हो जाएगा और ये अच्छे गुणों वाला अधिक उत्पादन वो कीड़ों से रहित होगा। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ ये समझ में आ गया होगा। अगर एग्जाम में पूछता भी है ना कि कृत्रिम परागण, तो आप इस चार्ट के थ्रू भी समझा सकते हो कि कृत्रिम परागण में क्या करते हैं। तो सबसे पहले तो एक द्विलिंगी पुष्प यानी जिसमें नर और मादा दोनों ही होता है, तो सबसे पहले तो हम जो आपका पुंकेसर होता है जो उसका अभी परागकोश जो होता है यानी परागकण अभी परिपक्व नहीं होते उसके पहले ही हम उसको हटा देते हैं और उसके बाद की जो प्रक्रिया होती है कि बिना पुंकेसर यानी उसमें पुंकेसर नहीं होता है, केवल और केवल स्त्री केसर होता है। फिर हम क्या करते हैं, जब स्त्री केसर का जो आपका वर्तिकाग्र होता है उसको एक मछली ने किसी भी पेपर से बांध देते हैं। ठीक है, ताकि उस पे कोई अन्य बीज ना आए। ठीक, और उसके बाद क्या होता है कि जब पुष्प का वर्तिकाग्र यानी स्त्री केसर का वर्तिकाग्र परिपक्व हो जाता है, मतलब कि उस पे अब कोई भी बीज लाकर आप उस पे रख सकते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, वांछित गुणों वाले पुष्प से परागकण इस पर लाकर एकत्रित कर देते हैं, यानी कोई बीज पुष्प के परागकण लाकर एकत्रित कर देते हैं। इस प्रकार गर्भाधान के उपरांत जो बीज प्राप्त होगा वो एक नए किस्म की हमें बीज प्राप्त हो जाएगी और ये अच्छे गुणों वाला अधिक उत्पादन वो कीड़ों से रहित होगा। तो फ्रेंड्स, ये आपका जो परागकण था पूरा आज यही समाप्त होता है। अब हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे निषेचन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, इसको हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स आने वाले हैं। निषेचन के बाद हम बीज डिस्कस करेंगे। तो आज हमने डिस्कस किया कि परागकण क्या है, ठीक है। तो परागकण जो होता है वो होता है कि परागकोश से, ठीक है, परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचती है, उस प्रक्रिया को हम परागकण कहते हैं, परागण कहते हैं। और जो परागण है उसके 2 टाइप्स होते हैं, एक तो होता है स्वपरागण और दूसरा होता है परपरागण। तो स्वपरागण क्या होता है, इसमें ये होता है कि इसका जो मतलब परागण की क्रिया होती है वो इसमें एक ही पौधे के एक ही पुष्प के या किसी उसी पुष्प के दूसरे पुष्प के परागकोश के परागकण किसी मतलब उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प पे पहुंचती है स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर, तब हम उसे स्वपरागण कहते हैं। अगर वही बात करें पर परागण की, तो इसमें ये होता है कि कोई एक पौधा किसी दूसरे पौधे के या दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचती है तो उसे हम पर परागण कहते हैं।
अब बात ये हमने ये भी डिस्कस किया, जो ये परागण की क्रिया होती है किसके माध्यम होती है, तो 4 इसके मुख्यतः होते हैं माध्यम, जल द्वारा, वायु द्वारा, कीटों द्वारा और कृत्रिम यानी मानव द्वारा। ठीक है, तो जल द्वारा हमने डिस्कस किया, कीड़ों द्वारा डिस्कस किया, कृत्रिम द्वारा डिस्कस किया, जो कि बहुत ही अच्छे से आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको अगर इससे कुछ भी बेनिफिट मिला है तो आप इसको लाइक कर दीजिए। अगर ना लगे हो तो कोई बात नहीं, आप अनलाइक भी करके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आप अपना अच्छी सी प्रिपरेशन करते रहिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।